हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम अभी होने वाला है या अगले मंथ अप्रैल में होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, आपको एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है। इस वीडियो में आपको सब जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। कंप्यूटर के मुख्य चार घटक कौन कौन से हैं। जो कंप्यूटर के मुख्य चार घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। ऑप्शन बी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी है स्टोरेज, प्रोसेसर, आउटपुट, नेटवर्क। एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर के मुख्य चार घटक कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य चार घटक होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। ये सभी आपके मुख्य चार घटक होते हैं। पूछा गया था कि कंप्यूटर के मुख्य चार घटक कौन कौन से होते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा कॉमा यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर की जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ। जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ। कंप्यूटर में टोटल कितनी पीढ़ियां हुई हैं। तो कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। तो पूछा गया है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ। पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी, तीसरी या चौथी। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस में हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था पहली जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी चिप में आईसी चिप का प्रयोग हुआ और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है रोम का पूरा नाम क्या। जो रोम होता है आखिर रोम का पूरा नाम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है। तो रोम स्थायी मेमोरी होती है। रोम कौन सी मेमोरी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोम स्थायी मेमोरी है अस्थायी। तो रोम होती है स्थायी मेमोरी। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है। रोम स्थायी मेमोरी होती है। आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है कि वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल। तो जो रोम होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल। रोम कौन सी मेमोरी होती है। रोम होती है नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है डेस्कटॉप में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप में प्रयोग होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए लाइनक्स, विंडो, मैक ओएस या उपयुक्त सभी। तो डेस्कटॉप में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ये सभी आपके ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इनको डेस्कटॉप पर चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है हार्ड डिस्क को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है। जो हार्ड डिस्क होती है आखिर उसको किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। तो हार्ड डिस्क को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल। रोम को भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। जो प्रिंटर है वो किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। यदि आपसे पूछता है इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस में आपका आ जाएगा माउस आ जाएगा, कीबोर्ड,
स्कैनर, माउस कीबोर्ड स्कैनर, MICR, BCR, OMR, ये सभी आपके किसमें OMR में जो चेक करने वाली मशीन होती है OMR, वो आपके इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है BIOS का क्या मतलब है। जो BIOS है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर चलाने के काम आते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर के काम के अकॉर्डिंग होते हैं। जो यूजर को, जैसे आपको MS वर्ड की जरूरत है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो विंडो हो गई वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके एंटीवायरस आ जाएंगे जो सिस्टम की सुरक्षा करते हैं। तो पूछा गया था सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो MS ऑफिस है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यदि आपसे पूछा कि लिब्रे ऑफिस, LIBRE, लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स है। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है और MS ऑफिस ये क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स मतलब होता है जिसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो क्लोज सोर्स होता है। और जो आपको इंटरनेट पे मुफ्त का उपलब्ध मिलता है वो होते हैं ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है लैन। लैन का पूरा नाम क्या है। जो लैन होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये नेटवर्क होता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इनका प्रयोग किस के लिए किया जाता है, तो छोटे क्षेत्र में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। HTTP का पूरा नाम क्या है। जो HTTP है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। आप जब ईमेल भेजते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, SMTP, HTTP, FTP या TCP। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। जो इंटरनेट है आखिर इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स बेबेज, विंड सर्फ और वॉफ कैनन, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, तो इंटरनेट का आविष्कार किया था विंड सर्फ और वॉफ कैनन के द्वारा। विंड सर्फ और वॉफ कैनन के द्वारा इंटरनेट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है। जो IP एड्रेस है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड इंटरनेट प्रोसेसिंग एड्रेस। तो IP एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है, तो IP एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, वायरस को रोकने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, स्पैम को रोकने के लिए या फाइल डिलीट करने के लिए। तो पूछा गया था जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, फायरवॉल का प्रयोग
नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेटवर्क सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? जैसे आप वायरस का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है ड्राइवर। तो पूछा गया था कि वायरस का पता लगाने के लिए कौन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वायरस का पता लगाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? जो इनक्रिप्शन होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सुरक्षित बनाना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को शेयर करना एंड डेटा को डुप्लीकेट करना। इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? जो इनक्रिप्शन होता है आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इनक्रिप्शन का उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित बनाना, ये इनक्रिप्शन का उद्देश्य होता है। इनक्रिप्शन का क्या उद्देश्य होता है? तो इनक्रिप्शन का उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है डेटा संग्रहण के सबसे तेज माध्यम कौन सा? जो डेटा संग्रहण करता है उसका सबसे तेज माध्यम कौन सा है? हार्ड डिस्क, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव या सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। डेटा संग्रहण के सबसे तेज माध्यम कौन सा? जैसे आप डेटा को संग्रहण करना चाहते हैं, उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा हो सकता है? तो सबसे तेज माध्यम होता है एसएसडी। कौन सा होता है सबसे तेज? डेटा को स्टोर कौन करेगा? एसएसडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है 1 GB में कितने MB होते हैं? मीन्स 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं? 512, 1024, 2048 या 1000। तो 1 GB बराबर MB कितने होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि 1 GB में कितने MB होते हैं? दूसरे प्रकार से दे सकता है। तो 1 GB में 2 की पावर 10 MB होते हैं। कितने होते हैं? 2 की पावर 10। जब आप 2 की पावर 10 को ओपन करेंगे, मीन्स इसको हल करेंगे, तो आपका आंसर यही आएगा 1024। तो आपसे क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है कि 2 की पावर 10 MB बराबर क्या होता है? तो 2 की पावर 10 MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप गुणा करके देखें 10, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 128, 256, 512 और 1024। जैसे 2 बार 10 हो जाएंगे तो आपका ये 1024 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है DBMS का पूरा नाम क्या है? जो DBMS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है Ctrl+C शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो Ctrl+C शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या सेव करने के लिए। Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+C का प्रयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। कट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है कट करने के लिए। पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं एंड सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए C का प्रयोग करते हैं। कट करने के लिए X का प्रयोग करते हैं। पेस्ट करने के लिए B का प्रयोग करते हैं एंड सेव करने के लिए S का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किस आधार पर होता है? जो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा होती है आखिर इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है? 0 और 1 के रूप में, 1 और 2 के रूप में, A एंड B के रूप में या नन इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किस आधार पर होता है? तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग 0 और 1 के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? 0 और 1 के आधार पर होता है। बाइनरी नंबर में कौन कौन से अंक आते हैं? तो बाइनरी नंबर में 0 और 1 दो ही नंबर आते हैं।
आपसे पूछा था कि बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है, बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा, जो सबसे तेज प्रोसेसर होता है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9 एंड AMD Ryzen 9। तो पूछा गया था कि सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है, तो सबसे तेज प्रोसेसर है इंटेल कोर i9। इंटेल कोर i9 ये सबसे तेज प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था, जो कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था। ENIAC, यूनिवैक, Z3 या ABC। तो कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस का नाम था Z3। क्या नाम था, Z3 इसका नाम था। पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था, तो Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पूछा गया है, कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग बैन वाला भी है, याद रखना बैन वाला भी और कैपिटल स्मॉल बी बॉय वाला बी में यहाँ पर आपको डिफरेंस रखना है। इस वाले बी से होता है कंट्रोल प्लस बी से होता है पेस्ट, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है पेस्ट होता है, और कंट्रोल प्लस ए वाले बी से क्या होता है, इससे होता है बोल्ड। तो पूछा गया था कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है आखिर उनका प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए स्टोरेज कम होने पर, रैम कम होने पर, प्रोसेसर धीमा होने पर या नेटवर्क धीमा होने पर। तो पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है, तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग रैम कम होने पर वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जब रैम कम होगी तो उसके लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, रिसाइकिल बिन का प्रयोग क्या। जो रिसाइकिल बिन होता है आखिर इसका क्या प्रयोग है। डिलीट की गई फाइल को स्टोर करना, बैकअप फाइल स्टोर करना, टेम्परेरी फाइल स्टोर करना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो रिसाइकिल बिन का प्रयोग क्या होता है, तो रिसाइकिल बिन का प्रयोग होता है डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करना। आप जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है रिसाइकिल बिन में। आप कोई फाइल, आपका फाइल या फोल्डर गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसको वापसी भी कर सकते हैं रिसाइकिल बिन की मदद से। यदि आप उसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो नहीं आएगा, अन्यथा आप सिंपल डिलीट करते हैं किसी फाइल या फोल्डर को तो वो आपका रिसाइकिल बिन में चला जाता है और आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है। आप विंडोज में टास्क मैनेजर खोलना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट एंड ऑप्शन डी है आल्ट प्लस टैब। तो पूछा गया था टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, बूटिंग किसे कहते हैं। जो बूटिंग होता है आखिर बूटिंग किसे कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कंप्यूटर बंद करना या वायरस स्कैन करना। तो बूटिंग किससे संबंधित है, तो बूटिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोडेड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ये बूटिंग कहलाता है। और कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है, कंप्यूटर को बंद करना कहलाता है शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर को बंद करना कहलाता है शट डाउन एंड बूटिंग करना और ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर एम एस एक्सेल की जगह आप कर लेना लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहाँ पर गलती से एम एस एक्सेल लग गया है, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल एड्रेस का उदाहरण है। जो एक सेल का एड्रेस का उदाहरण कैसा हो सकता है। A1, 1A, 11, A-1। तो पूछा गया है एक सेल का एड्रेस क्या हो सकता है, दिए हुए ऑप्शन में से बताना है। तो एक सेल का एड्रेस क्या होता है, तो सबसे पहले आता है कॉलम और उसके बाद रो आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि पांचवी रो और पांचवा कॉलम कौन सा होता है, तो पांचवी रो और पांचवा कॉलम, तो पांचवी रो हो जाएगी ए और पांचवा कॉलम हो जाएगा आपका ए। ये कॉलम हो गया
और ये रो हो गई। तो पहले क्या आता है, पहले आता है कॉलम और उसके बाद आती है रो। जैसे आपसे पूछे कोई 10वां कॉलम 5वीं रो, तो 10वां कॉलम हो जाएगा जे और 5वीं रो हो जाएगी 5। तो सबसे पहले कॉलम को लिखते हैं। मैं सीधा सीधा कहने का मतलब है, पहले अल्फाबेट लिखते हैं और उसके बाद नंबर लिखते हैं और बीच में कोई चिन्ह नहीं आता। जैसे चिन्ह दिया हुआ है तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है। आपसे कोई भी सेल एड्रेस का पूछ सकता है, जैसे 26वां कॉलम जेड होता है और 10वीं रो, तो ये हो जाएगा एड्रेस Z10। तो आपसे कैसे पूछ सकता है कि सेल एड्रेस क्या होता है, किसी भी सेल का एड्रेस क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे जो कॉलम होगा उस कॉलम का नाम लिख देंगे पहले कॉलम, और उसके बाद आप किसको लिखेंगे, रो को लिखेंगे। रो और कॉलम क्या कहलाते हैं, इनको आप अच्छे से जानते होंगे। जो खड़े हुए लाइन होते हैं ये होते हैं कॉलम, ये क्या है, ये कॉलम है। और ये क्या है, ये लेटी हुई लाइन होती है, इनको बोलते हैं रो। खड़े हुए कॉलम होते हैं, कॉलम को एबीसी, जो कॉलम होते हैं वो एबीसीडी से प्रदर्शित होते हैं। जैसे ए कॉलम हो गया, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। और रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितनी रो होती हैं, रो कितनी होती हैं, ROW। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितनी रो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हेडर एंड फुटर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है, हेडर एंड फुटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, दस्तावेज को सजाने के लिए, दस्तावेज में पेज नंबर और अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए, या फॉन्ट बदलने के लिए। तो MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो हेडर एंड फुटर का प्रयोग दस्तावेज में पेज नंबर या अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए किया जाता है। हेडर एंड फुटर का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर या MS वर्ड खोला हुआ है, क्या खोला हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर या MS वर्ड खोला हुआ है। तो आपसे मैंने यहाँ से MS वर्ड खोला, जो हेडर होता है ये पेज के सबसे ऊपर होता है, ये होता है आपका हेडर, एंड ये होता है फुटर। हेडर कौन सा होता है, ऊपर वाला हेडर होता है, ये होता है फुटर। आप एक बार हेडर एंड फुटर का प्रयोग कर लेंगे, आप जितने भी पेज लेते जाएंगे तो सभी में ये प्रक्रिया ऑटोमेटिकली होती आएगी। हाफ हेडर में या फुटर में जो भी काम करते हैं वो सभी पेजों में ऑटोमेटिकली आती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन कैसे जोड़ा जाता है। आप लिब्रे ऑफिस MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा। व्यू मेन्यू का, व्यू टैब से, एनिमेशन टैब से, इंसर्ट टैब से, या डिजाइन टैब से। तो आप MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन जोड़ा जा सकता है, तो एक स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एनिमेशन टैब का प्रयोग आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, कैल्क में कौन सा फॉर्मूला कुल योग के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जोड़ निकालना चाहते हैं, जैसे आप किसी रेंज का जोड़ निकालना चाहते हैं, जैसे काफी सारी सेल है, यहाँ पर रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है, सेल बनती है। आप इन सभी सेलों का योग निकालना चाहते हैं A1 से लेकर A10 तक। आपने से देखा एड्रेस सबका समान ही है, A1 से लेकर A10 तक। आपको जोड़ करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जोड़ को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जोड़ को निकालने के लिए बराबर सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बराबर सम का प्रयोग करते हैं। जो सम होता है इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो योग निकालने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है। कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए आपको बराबर का चिन्ह प्रयोग करना होगा। आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जोड़ का लगाते हैं, घटाने का लगाते हैं, या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, कोई फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड का उपयोग किसके लिए होता है। जो बोल्ड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए, इटैलिक बनाने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, या टेक्स्ट को कट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है, कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। इटैलिक करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करते हैं। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। मैंने पूछा था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। जो आईपी एड्रेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? IPv4 एंड IPv6। कितने प्रकार के होते हैं आईपी एड्रेस? दो प्रकार के, IPv6 एंड IPv4। आपसे पूछता है कि IPv4 में कितने बिट्स एड्रेस होते हैं। तो IPv4 होता है ये 32 बिट का होता है और IPv6 होता है 128 बिट का इसका एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है DNS का फुल फॉर्म क्या है। जो DNS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। जो वाईफाई होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं। जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है उसमें कितनी परतें होती हैं? 5 परतें, 7, 4 या 3। टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 4 परतें होती हैं। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो पैकेट स्विचिंग होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए डेटा ट्रांसफर के लिए, फाइल स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए या वायर डिटेक्शन के लिए। तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है डेटा ट्रांसफर के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म क्या है। जो HTML होता है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 SQL का पूरा नाम क्या है। जो SQL होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 प्रोग्रामिंग में लूप का प्रयोग किसके लिए होता है। जो प्रोग्रामिंग में लूप होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। डेटा स्टोरेज के लिए, प्रक्रिया को दोहराने के लिए, एरर को हटाने के लिए या प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग में लूप का प्रयोग किसके लिए होता है। तो लूप का प्रयोग होता है प्रक्रिया को दोहराने के लिए लूप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है डीबीएमएस में प्राइमरी की क्या होती है। जो डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसमें प्राइमरी की का प्रयोग किसके लिए होता है। डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा की पहचान के लिए, डेटा को मर्ज करने के लिए या डेटा को एरर फ्री करने के लिए। तो डीबीएमएस में प्राइमरी की का प्रयोग किसके लिए होता है। तो प्राइमरी की का प्रयोग होता है डेटा की पहचान के लिए प्राइमरी की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कंपाइलर का प्रयोग क्या। जो कंपाइलर होता है आखिर इसका क्या प्रयोग है। ऑप्शन ए प्रोग्राम को रन करने के लिए, कोड को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए या वायरस को हटाने के लिए। तो कंपाइलर का प्रयोग क्या होता है। तो कंपाइलर का प्रयोग होता है कोड को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। कोड को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 GUI का फुल फॉर्म क्या है। जो GUI होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कौन सी भाषा सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा मानी जाती है। वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो जिसको सबसे पहले विकसित किया गया था। ऑप्शन ए सी लैंग्वेज, असेंबली, फोर्ट्रॉन या कोबोल। तो कौन सी भाषा सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
फोर्ट्रॉन। जो फोर्ट्रॉन है इसको सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर वायरस क्या, जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस, प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर वायरस क्या होती है? कंप्यूटर वायरस होते हैं जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं प्रोग्राम, वो कंप्यूटर वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में डेटा नेटवर्क का प्रयोग कर मीन्स कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है? जो डेटा इनपुट करता है वो कौन सा डिवाइस होता है? माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन या उपयुक्त सभी। तो पूछा गया है इनपुट डिवाइस कौन सा होता है जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। पूछा गया है यूएसबी का पूरा नाम क्या? जो यूएसबी होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपके एग्जाम में लगभग 5 से 7 फुल फॉर्म आएंगे, इसलिए आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कराई जा रही हैं। चलो कुछ पेपर पर चर्चा करते हैं कि आपका एग्जाम, जैसे कुछ स्टूडेंट का कल ही पेपर होगा, 17 तारीख को, और अधिकतर 18 तारीख को है। तो जिनका पेपर 17 तारीख को है, 18 तारीख को है, 19 तारीख को है, ये सबके लिए सलाह होने वाली है कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। मीन्स कहने का मतलब है लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 35 से 40 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में रहेंगे। ऑब्जेक्टिव उसमें 4 ऑप्शन आएंगे और ट्रू फॉल्स 2 ऑप्शन आएंगे, या ट्रू या फॉल्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल समय आपको कितना मिलेगा? तो टोटल समय आपको वहां पर 90 मिनट मिलने वाला है। मीन्स आपके लिए वहां पर पर्याप्त समय मिलने वाला है। टोटल 90 मिनट मिलने वाला है। और जब आप पेपर देने आए तो अपने साथ में एडमिट कार्ड, क्या क्या ले जाना है आपको? एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है, फोटोकॉपी नहीं माननी होगी। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है और साथ ही साथ अपनी एक तो फोटो लेकर अवश्य जानी है। आधार कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, और साथ ही साथ आपको एक फोटो लेकर जानी है। और बताए जैसे 90 मिनट होने वाले हैं टोटल। तो इसमें एक ये होता है कि जैसे आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन खोलेगा तो पर क्वेश्चन के लिए वहां पर 30 सेकंड का समय मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय मिलता है। एक क्वेश्चन पर आप अधिकतम कितना भी समय ले सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन हल किया तो उसके लिए आपको 30 सेकंड रुकना पड़ेगा, तभी आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा। इससे पहले नहीं आ सकता। आप चाहे तो पहले क्वेश्चन को 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को आप कितने भी टाइम तक कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप कितने भी टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 30 सेकंड क्वेश्चन पर रुकना होगा। तो यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। पूछा गया है ओएसआई मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं? जो ओएसआई मॉडल होता है इसमें टोटल कितनी परतें होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 परतें होती हैं। ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पूछा गया है ओएसआई मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? जो ओएसआई मॉडल होता है इसमें सबसे निचली परत कौन सी होती है? नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल या ट्रांसपोर्ट। ओएसआई मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ओएसआई मॉडल की सबसे निचली परत होती है फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। पूछा गया है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा पैकेट को रूट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर में त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए, हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, या फाइल ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पूछा गया था जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग होता है डेटा ट्रांसफर में त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा इंक्रिप्शन करती है? जो डेटा इंक्रिप्शन करती है वो परत कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या सेशन लेयर। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा का इंक्रिप्शन करती है? तो वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर।
ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है। ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? तो टोटल 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ओएसआई मॉडल होता है इसमें एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करना, पैकेट को फ्रेम में बदलने के लिए, फिजिकल कनेक्शन स्थापित करने के लिए, या डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग होता है यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? तो टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 टीसीपी आईपी मॉडल की इंटरनेट लेयर किससे संबंधित है? जो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म मॉडल की इंटरनेट लेयर किससे संबंधित है? जो इंटरनेट लेयर होती है वो किससे संबंधित होती है? डेटा पैकेट रूटिंग और ट्रांसफर से यूजर नेटवर्क इंटरफेस प्रदान करना। ऑप्शन सी है हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करना एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा को एनक्रिप्ट करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा पैकेट को रूटिंग और ट्रांसफर। ये टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? जो टीसीपी होता है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी परत डीएनएस, एचटीटीपी और एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन लेयर। जो टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर होती है? वो होती है एप्लीकेशन लेयर जो डीएनएस, एचटीटीपी और एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है टीसीपी आईपी मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है? जो टीसीपी आईपी मॉडल में वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है? तो वो करती है टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर टीसीपी आईपी मॉडल के में किसके समकक्ष है? ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, एप्लीकेशन लेयर या डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट लेयर के समकक्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है टीसीपी आईपी मॉडल की कौन सी परत ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के समान है? प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क इंटरफेस लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल की कौन सी परत ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के समान, मीन्स जो ओएसआई मॉडल की 2 लेयर और टीसीपी मॉडल की 1 लेयर के समान होती है वो होती है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 ओएसआई मॉडल की कौन सी परत टीसीपी आईपी मॉडल के में अनुपस्थित होती है? जो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर होती है जो टीसीपी मॉडल में नहीं होती है? नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन या ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। टीसीपी आईपी मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती। टीसीपी आईपी मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती है जबकि ओएसआई मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 ओएसआई मॉडल का प्रमुख उद्देश्य क्या? जो ओएसआई मॉडल है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नेटवर्क प्रोटोकॉल को डिजाइन करना, नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाना, विभिन्न नेटवर्किंग डिवाइस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी है केवल इंटरनेट पर आधारित नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पूछा गया था कि जो ओएसआई मॉडल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओएसआई मॉडल का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न नेटवर्क डिवाइस के बीच इंटरकनेक्टिविटी बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर का प्रयोग क्या? जो सेशन लेयर होती है ओएसआई मॉडल में इसका प्रयोग क्या है?
तो OSI मॉडल में सेशन लेयर का प्रयोग होता है। क्या होता है सेशन लेयर का प्रयोग? तो सेशन लेयर का प्रयोग होता है दो डिवाइस के बीच सेशन को प्रबंधित करने के लिए सेशन लेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? जो SMTP प्रोटोकॉल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? मेल भेजने के लिए, वेब पेज लोड करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, या पैकेट को रूट करने के लिए। तो पूछा गया था SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो SMTP का प्रयोग होता है ईमेल को भेजने के लिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो FTP होता है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 HTTP किस पोर्ट का प्रयोग करता है? जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? 80, 21, 25 या 110। तो TC जो HTTP होता है ये किस पोर्ट का प्रयोग करता है? तो HTTP होता है ये 80 पोर्ट का प्रयोग करता है। HTTP 80 पोर्ट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? जो POP और IMAP प्रोटोकॉल है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, वेब सर्विस के लिए एंड डेटा पैकेट ट्रांसफर के लिए। तो POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? इन दोनों का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है। ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग करते हैं SMTP का और SMTP, और प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 DNS सर्वर का क्या कार्य? जो DNS सर्वर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, इस सर्वर का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, ये DNS सर्वर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 लिब्रे ऑफिस का मुख्य उपयोग क्या है? जो लिब्रे ऑफिस है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिब्रे ऑफिस का मुख्य उद्देश्य होता है ऑफिस डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए लिब्रे ऑफिस का प्रयोग करते हैं। ऑफिस डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए लिब्रे ऑफिस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 लिब्रे ऑफिस सूट का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा? जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो कौन सा होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है कैल्क। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है? एक स्प्रेडशीट किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो एक स्प्रेडशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जो खड़ी हुई लाइन होती हैं वो होती हैं कॉलम, और जो लेटी हुई लाइन होती हैं ये होती हैं रो। और रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? रो और कॉलम से मिलकर बनती है सेल। और जब रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है, और पूरी रो कॉलम और सेल से मिलकर क्या बनती है? रो कॉलम और सेल से मिलकर बनती है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी टूल का प्रयोग करना होगा? राइटर का प्रयोग कर सकते हैं, कैल्क का प्रयोग कर सकते हैं, इम्प्रेस का या ड्रा का। तो प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए इम्प्रेस का प्रयोग करेंगे। यदि आपसे पूछता कि आपको डेटा एंट्री का काम करना है, या आपको कुछ फॉर्मूला लगाने, मैथ के फॉर्मूला लगाने हैं, या आपको कुछ डेटा एंट्री काम करना है जैसे राइडर शीट बनानी है, तो किसका प्रयोग करेंगे? स्प्रेडशीट के लिए कैल्क का प्रयोग करेंगे, और डॉक्यूमेंट को लिखने और संपादित करने के लिए राइटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार के दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है ये किस प्रकार के दस्तावेज को बनाने के लिए प्रयोग होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, कोडिंग या एनिमेशन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस प्रबंधन का कौन सा टूल है? लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस प्रबंधन का कौन सा टूल है? कैल्क, बेस, इम्प्रेस या राइटर। तो डेटाबेस प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डेटाबेस प्रबंधन के लिए लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला एडिटर का नाम क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला एडिटर होता है उसका क्या नाम होता है? ऑप्शन ए मैथ, कैल्क, इक्वेशन या फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर उसका नाम होता है मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 लिब्रे ऑफिस के किस टूल का प्रयोग ग्राफिक्स और
फ्लो चार्ट बनाने के लिए होता है। लिब्रे ऑफिस के किस टूल का प्रयोग ग्राफिक्स और फ्लो चार्ट बनाने के लिए होता है? ऑप्शन ए ड्रा, ऑप्शन बी इम्प्रेस, ऑप्शन सी कैल्क एंड ऑप्शन नंबर डी है राइटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रा। पूछा गया था ग्राफिक्स और फ्लोचार्ट बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस ड्रा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है जिससे सभी संख्याओं को जोड़ा जा सकता है? तो सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो होती हैं 10,48,576। टोटल कितनी रो होती हैं? 10,48,500 10,48,576। और यदि आपसे कॉलम पूछे तो कॉलम लास्ट कॉलम होता है एक्स एफ डी। यदि संख्या में पूछे तो 16,384। जो पहले कॉलम होते थे वो होते थे 1024, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 16,384। और यदि एबीसीडी में ए एम जी पहले होते थे ए एम जी कॉलम, अब होते हैं एक्स एफ डी। तो इनको डेटा को जरूर याद करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो लिब्रे ऑफिस को पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था। लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो लिब्रे ऑफिस को पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। लिब्रे ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर पर आधारित है? तो लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है? ओपन ऑफिस, एमएस ऑफिस, गूगल डीओसीएस एंड लोटस नोट्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या है? ये ओपन ऑफिस है। आप इसको इंटरनेट की मदद से आप अपने सिस्टम में कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कभी भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस फाइलों को किस प्रारूप फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? जो लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर राइटर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर राइटर का पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर WRITER फाइलों के लिए फाइलों के प्रारूप को .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के रूप में सेव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में कॉलम होते हैं 16,384। कितने होते हैं? 16,384। ये अपडेटेड है और ये पुराने। इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे AMJ और इस वाले कॉलम को क्या कहेंगे? XFD। तो ये अपडेटेड है और ये पुराने वाले सॉफ्टवेयर में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर जोड़ने का मेन्यू कहाँ होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर को जोड़ना चाहते हैं तो वो मेन्यू आपको कहाँ मिलेगा? इंसर्ट मेन्यू में, फाइल मेन्यू में, व्यू मेन्यू में या टूल्स मेन्यू में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर जोड़ने का इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए किया था? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग स्लाइड शो बनाने के लिए होता है। आप स्लाइड शो बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के दस्तावेज को MS ऑफिस में सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन चुना जाता है? आप लिब्रे ऑफिस के दस्तावेज को MS ऑफिस में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा या किस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। पूछा गया है दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? जो विश्व का पहला कंप्यूटर था, दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर दिए हुए ऑप्शन के अनुसार ENIAC था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? अबेकस मशीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम था ENIAC। पहले डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। पहला
पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, माउस का आविष्कार किसने किया? जो माउस है, माउस में कितने बटन होते हैं? तो माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड एक होता है स्क्रॉल बार। तो पूछा गया कि आखिर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया था। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इंटरनेट की खोज किसने की? तो इंटरनेट की खोज विंट सर्फ और बॉब कानन द्वारा इंटरनेट की खोज की गई थी 1960 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा था? जो सबसे पहला प्रोसेसर था उसका क्या नाम था? दुनिया का पहला प्रोसेसर था, उसका नाम था इंटेल 4004। दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4000 था, जिसको इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहले वेब ब्राउज़र का क्या नाम था? तो पहले वेब ब्राउज़र का नाम था वर्ल्ड वाइड वेब नेक्सस। पहले वेब ब्राउज़र का क्या नाम था? तो पहले वेब ब्राउज़र का नाम था वर्ल्ड वाइड वेब नेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में पूछा गया है कौन सी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसमें किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पहला आधुनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहले आधुनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो पहले आधुनिक कंप्यूटर का नाम था JUZ-3। पहले आधुनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? ZUZ-3। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, कौन सा कंप्यूटर पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित था? जो कौन सा कंप्यूटर था जो पूरी तरीके से ट्रांजिस्टर पर आधारित था? IBM 1401, यूनिवेक सेकंड, PDP-1 या ENIAC? तो ट्रांजिस्टर पर पूरी तरह से आधारित था, उसका नाम था यूनिवेक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ? जो IBM होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ? तो IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर सन 1981 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो आईसी चिप है, आईसी चिप का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में किया गया था। आखिर आईसी चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्वी के द्वारा और रॉबर्ट नॉल्सी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा किया गया था। आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉल्सी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम किस आधार पर काम करते हैं? तो ये होता है, इनका बेस होता है 2। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी, जैसे 110, 10 लिख दिया और यहाँ पर बेस 2 लगा दिया, ये कौन संख्या कहलाएगी? अब ये बाइनरी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं और मैंने 10 क्वेश्चन आपके, जो कुछ स्टूडेंट कमेंट आ रहा था कि सर ब्लॉकचेन से कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ जाते हैं। तो टॉप 10 क्वेश्चन ब्लॉकचेन के हैं जो आपके लिए एडवांस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन किस तकनीक पर आधारित होती है? जो ब्लॉकचेन होती है वो किस तकनीक पर आधारित होती है? तो ब्लॉकचेन होती है वो वितरित खातावाही पर आधारित होती है। जो ब्लॉकचेन होती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लॉकचेन में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? जो ब्लॉकचेन होती है उसमें डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ब्लॉकचेन में डेटा को ब्लॉक के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लॉकचेन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी क्रिप्टोग्राफिक्स तकनीक प्रयोग की जाती है? ब्लॉकचेन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी क्रिप्टोग्राफी तकनीक प्रयोग की जाती है? इनक्रिप्शन, हैशिंग, फायरवॉल या एंटीवायरस? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैशिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पूछा गया है, ब्लॉकचेन किस प्रकार की प्रणाली है? तो ब्लॉकचेन किस प्रकार की प्रणाली होती है? तो ब्लॉकचेन होती है विकेंद्रीकृत। कौन सी प्रणाली होती है? विकेंद्रीकृत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 105 बोल सकते हैं,
ब्लॉकचेन का पहला व्यावसायिक प्रयोग किसके रूप में किया गया था? जो ब्लॉकचेन है इसका पहला व्यावसायिक प्रयोग किसके रूप में किया गया था? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बिटकॉइन, डिजिटल सिग्नेचर या ई वॉलेट? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बिटकॉइन के रूप में ब्लॉकचेन का पहला व्यावसायिक प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स जोड़ना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है माइनिंग। ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक्स किससे संबंधित होता है? जो ब्लॉकचेन होती है इसमें प्रत्येक ब्लॉक्स किससे संबंधित होता है? पिछले ब्लॉक का हैश, अगले ब्लॉक का पता, केंद्रीकृत सर्वर या माइनर डेटा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछले ब्लॉक का हैश से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लॉकचेन में डेटा में छेड़छाड़ क्यों असंभव है? जो ब्लॉकचेन होती है उसमें डेटा का छेड़छाड़ क्यों असंभव है? जो छेड़छाड़ होता है वो क्यों असंभव होता है? तो इसलिए असंभव होता है क्योंकि यह वितरित और अपरिवर्तनीय होता है, क्योंकि ये वितरित और अपरिवर्तनीय होता है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन में उपयोग होने वाला एक लोकप्रिय सर्वसम्मानित एल्गोरिथम कौन सा? सर्वसम्मित एल्गोरिथम कौन सा है? ब्लॉकचेन में प्रयोग होने वाला एक लोकप्रिय सर्वसम्मित एल्गोरिथम कौन सा है? तो वो होता है आपका POW, प्रूफ ऑफ वर्क। क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क, POS सही आंसर हो जाएगा। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता? तो ब्लॉकचेन का प्रयोग फोटोशॉप के क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। आप क्रिप्टो करेंसी के रूप में कर सकते हैं, साइबर सुरक्षा के रूप में कर सकते हैं और कृषि के रूप में कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप के रूप में नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट बनाकर ये सोचकर पेपर देने जाइए कि आपका पेपर पूरा 100 में से 100 नंबर का बनने वाला है। दिमाग में निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है और पेपर को अच्छे दिमाग से करना है। दिमाग को बिल्कुल शांत करके ही पेपर को सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।